स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत सोने की चिड़िया था। क्या भारत सोने की चिड़िया आज भी है? प्रोजेक्शंस ऐसा कुछ दिखाते हैं। आपको यह चीज बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। भाई, IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं IAS एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? व्हाट ऑल थिंग्स आर रेलेवेंट? आपने सुना होगा, अरे भाई मेहनत तो करनी ही है, मेहनती तो बनना ही है, लेकिन मेहनत को सही दिशा दिखाने वाली चीजें या उसको सपोर्ट करने वाली चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज है कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग सेशंस, यानी कि प्रॉपर टीचिंग सेशंस जो कि एप्लीकेशन बेस्ड हो, बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है। जब मैं सिलेबस कंप्लीशन कहता हूं, मेरा मतलब है 90% से ज्यादा सिलेबस आपको कम से कम कंप्लीट करना है। 100% सिलेबस करके कोई चीज नहीं होती। तो कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का। उसके साथ साथ जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस जो कि मेंस के लिए रिलेवेंट है, और मेंटरशिप सेशंस जो कि आपको 1-to-1 गाइडेंस टॉप मेंटर्स प्रोवाइड करेंगे एग्जामिनेशन तक। ये सारी चीजें आप तक लेकर आया है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS आपको होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाता है IAS एग्जामिनेशन की। हमारे टॉप एजुकेटर्स 1000 घंटे से ऊपर में आपको ये लाइव टीचिंग करवाते हैं, और ये बैच जो है ये आपके लिए स्टार्ट होने वाला है 5 मार्च, 5 मार्च से। इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप IAS एस्पिरेंट हैं 2024 या 2025 के। इसमें कई सारे एडेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और ये सारी की सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आपको मिलेगा मेरा कोड यूज करने के बाद। माय कोड इज सांघी लाइव, और आप डिस्काउंट पाएंगे। एक जो कोर्स 30,000 रुपए का है वो सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में उपलब्ध होगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें इस कोर्स को। और इसी के साथ साथ आप मुझसे जुड़े मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघी IAS अकेडमी पे, जिसपे आपको ये सारी PDFs और बहुत ही बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम। तो हमने ये टॉपिक चूज क्यों करा? एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि ग्लोबल ग्रोथ, यानी पूरी दुनिया की ग्रोथ, तकरीबन 800 करोड़ लोग जिसमें कंप्राइज होते हैं, ग्लोबल ग्रोथ में आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 देशों से आने वाला है। पहला है भारत और दूसरा है चीन। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा किसी एशियन ने भी नहीं कहा, एशियन इंस्टीट्यूशन ने, ऐसा IMF का कहना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज स्टेटेड दैट इंडिया एंड चाइना आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ दिस ईयर, with the rest of Asia contributing an additional quarter। जो बाकी एशिया है वो एडिशनल क्वार्टर यानी 25% करेगा, और 50% चीन और भारत से आएगा, यानी 75% सिर्फ और सिर्फ एशिया से आने वाला है। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो चीन और भारत को लेके बुलिश हो गए हैं। बुलिश का मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि भारत और चीन ऊपर जाने वाला है, हर सेक्टर में ग्रो करने वाला है। तो भारत के लिए जो बुलिश साइंस है वो ऑलरेडी विजिबल है। जब से भारत का लॉकडाउन खुला तो सेकेंड हाफ ऑफ 2022 ऑनवर्ड्स भारत ने वो ग्रोथ दिखाई है। इट हैज बीन अगेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड, ये चीज है। और इसी के साथ साथ चीन भी, जो सेकेंड हाफ ऑफ 2022 था, अपनी कोविड जीरो पॉलिसी के चलते उन्होंने होल्ड करा, और सेकेंड हाफ में उन्होंने भी ग्रोथ के नंबर्स रजिस्टर करे। जो चीजें हैं वो कुछ टाइम से रुकी हुई थी। देयर वर सर्टेन थिंग्स जो कि रुकी हुई थी, पूरी दुनिया में अफेक्टेड थी, आर्थिक स्थिति को जो रोक रही थी, जो अभी भी काफी देशों में चीजों को रोक रही है। उसमें से जो पहली स्थिति थी वो थी रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ, सैंक्शंस लगे, ट्रेड खत्म हो गया, और उसकी वजह से कई सारे यूरोपियन देश, नॉर्थ अमेरिकन देशों की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई, और कुछ लोगों की आर्थिक व्यवस्था डिस्ट्रॉय होने की वर्ज पर आ गई। तो पहली चीज थी रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई, रेस्ट्रेन हुई, आर्थिक व्यवस्था खराब हुई। दूसरी जो चीज आप देख पा रहे हैं वो है फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स। हर देश के या मैक्सिमम बड़े डेवलपिंग देशों के, जिनको वेस्ट कहा जाता है,
उनके जो फेडरल सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। जब आप अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हो तो आप एक तरीके से मार्केट से पैसा पुल आउट कर रहे हो। जब मार्केट से पैसा पुल आउट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। यह कदम फेडरल बैंक्स द्वारा उठाया जाता है इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए। और तीसरी चीज है, जब चीजें एक्सपेंसिव हुई लॉजिस्टिक्स को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पोज्ड एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक और जियोपॉलिटिकल इश्यूज, लॉकडाउन्स लगे हैं, हम ट्रेड नहीं करेंगे, आपसे नहीं मंगवाएंगे, डोमेस्टिकली चीजें कंज्यूम करेंगे। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा लॉजिस्टिकल इश्यूज में, आर्थिक व्यवस्था को रेस्ट्रेन करा, कॉन्स्ट्रेन करा। ऑल दीज इश्यूज केप्ट प्रेशर्स हाई, पर्टिकुलरली इन एनर्जी कमोडिटीज एंड जनरल फूड स्टफ। रिजल्ट आपके सामने है, तेल के दाम इतने महंगे हो चुके हैं, द प्राइसेस ऑफ ऑयल हैव इंक्रीज्ड बिग टाइम। तो एशिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उसमें से सबसे ऊपर उभरता हुआ देश जो आता है वो है भारत, और दूसरा देश है चीन। सो इंडिया एंड चाइना आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड द डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एशिया का मैप है, तो इसको लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा हमने देखा एशियन इकोनॉमीज, इसको कंपेयर करेंगे प्री पैंडेमिक पीरियड से। एशियन इकोनॉमीज जो प्री पैंडेमिक पीरियड में थी और उनके ऊपर जो पैंडेमिक का इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लेशन का, हाई ऑयल प्राइसेस का, तो पैंडेमिक सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, फेड हो गई, एंड सर्विस सेक्टर जो है वो बूम करा। कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो साउथ ईस्ट एशियन देश आप देख रहे हैं, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये अपनी प्री पैंडेमिक लेवल की ग्रोथ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड देयर प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ ग्रोथ। दिस इज ऑलरेडी विजिबल, ये चीज विजिबल है। तो एशिया जो है वो पूरी दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट, एक ध्रुव तारा, एक शूटिंग स्टार करके जो है वो सामने आता है। ब्राइट स्पॉट विच इज शोइंग ग्रोथ इन द ग्लोबली स्लो डाउन जो इकोनॉमी में वैसे दिख रही है, वहां पे ग्रोथ दिखाया गया है। तो इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो गई है 4.7% पे, 4.7% पे प्रोजेक्टेड है 3.8% से। तो 3.8% से आप 4.7% पे पहुंचे। दिस विल मेक इट बाय फार द मोस्ट डायनामिक ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे डायनामिक रीजन, सबसे इकोनॉमिकली डायनामिक रीजन एशिया है, जो कि इतनी ग्रोथ जो है रजिस्टर कर रहा है। इस वजह से इसको ब्राइट स्पॉट का नाम दिया गया है। तो इसमें चीन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? चाइनाज ग्रोथ ऑन अदर इकोनॉमीज। तो चाइना अगर ग्रो करेगा, और चाइना क्योंकि एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है और ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, चाइना हर % की ग्रोथ से एशियन इकोनॉमीज में 0.3% की ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है। भाई आपसे जितने लोग जुड़े हैं, आप ग्रो करोगे तो लोग भी तो ग्रो करेंगे, और ऐसा होना चाहिए, सच्चाई में ऐसा ही होना चाहिए। आप हमेशा देखिएगा, लीडर्स ऑलवेज वांट एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट देयर सबऑर्डिनेट्स आल्सो ग्रो। जो उनके नीचे काम करते हैं वो भी ग्रो करें। वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। Benefiting from these developments, prospects for Asia's advanced economies are more mixed, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है एशिया में वो 0.3% का होगा चीन की ग्रोथ से। तो चीन की ग्रोथ नहीं रुक सकती। तो अब सवाल उठता है इंडिया पे कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। एंड अगेन आईएमएफ का प्रोजेक्शन है कि इस साल ग्लोबल इकोनॉमी में जो ग्रोथ के आंकड़े हैं वो भारत की तरफ से 15% से ज्यादा होंगे, यानी कि वो 15% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा। So they contribute 15% of the global growth in 2023. ऐसा IMF का कहना है। That bright spot in world economy, IMF MD Georgieva says India to contribute 15% of global growth in 2023. ये एक बहुत फक्र की बात है कि हम इतना ग्लोबल ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि भाई भारत अगर ब्राइट स्पॉट है तो क्यों है? Why is India a bright spot in this entire scenario? ये रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत को एक ब्राइट स्पॉट माना जाता है। कोविड लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो हुआ डिजिटाइजेशन किस तरीके से दिखी। डिजिटाइज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन वो कैसे दिखी? आज की डेट में भारत में कितने करोड़ों की संख्या में यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि पूरी दुनिया में कई सारे बड़े डेवलप्ड देश जो है वो भारत के साथ टाई अप कर रहे हैं उसे अडॉप्ट करने के लिए। आर्थिक स्थिति पूरे भारत की इसलिए ज्यादा खराब नहीं हुई क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो चल रहा था, और कई सारे सेक्टर्स जो डिजिटाइज थे वो ऑलरेडी चल रहे थे। तो पहला रीजन है जो भारत ब्राइट स्पॉट माना जाता है। वी हैव डन वेल व्हेन इट कम्स टू मेजर ड्राइवर ऑफ ओवरकमिंग द इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक,
एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड जॉब्स, कि आपने अपॉर्चुनिटीज बनाई किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए और नौकरियों के लिए। दिस इज डिजिटाइजेशन। दूसरा जो इंपैक्ट है या दूसरा जो रीजन है वो है भारत ने अपनी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी बजटिंग और टैक्सेशन पावर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करा। इसका जो बेसिक प्रूफ है वो है इस साल का बजट, 2023 का बजट। तो बजट में टैक्सेशन को लेकर भारत सरकार ने कुछ हद तक छूट दी, लेकिन बहुत ज्यादा छूट नहीं दी। एट द सेम टाइम भारत सरकार ने इलेक्शन होने के पहले वाला बजट होने के बावजूद भी भारत सरकार ने कोई बहुत ज्यादा सब्सिडीज नहीं बांटी। वो बिछी नहीं लोगों के सामने कि तुष्टीकरण करें, अपीजमेंट करें और खूब फूड, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज दें। द न्यू बजट प्रेजेंटेड एंड इट सिग्नल्स द कमिटमेंट टू फिस्कल कंसोलिडेशन। भारत ने फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करी, व्हाइल एट द सेम टाइम प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की भी फाइनेंसिंग करी। और जो तीसरा रीजन है वो है, आप देख सकते हैं, द थर्ड रीजन इज कैपिटल स्पेंडिंग। लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा ध्यान रखिएगा कैपिटल स्पेंडिंग के बेसिस पे ही दिखेगी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको कभी भी एवरेज बेसिस पे नहीं दिखेगी। इट वुड ऑलवेज बी विजिबल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग, ये याद रखिएगा। तो कैपिटल स्पेंडिंग में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने अच्छा खासा खर्चा करा है। इसका जो बजट है वो एलोकेट हुआ है अगले कई सालों का 10 लाख करोड़, और इस बजट में बढ़ोतरी जो देखी गई है वो 1/3 से देखी गई है। इट इज बीइंग इंक्रीज स्टीपली फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो। ये दिखाता है कि कितनी इंफ्रास्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट पे जो है भारत सरकार का फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। और उसके साथ साथ अगर कदम से कदम मिला के चलने का टाइम आ गया है दुनिया के साथ, तो हमें इस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन तीनों रीजंस पे की वजह से भारत सरकार जो है वो एक ऐसे स्तर पर आया है जहां पर उसने क्या करने की कोशिश करी है, उसने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी है कि हम दुनिया से कदम मिलाकर चल सकते हैं। वी कैन गो अहेड विद द वर्ल्ड इक्विवेलेंट टू व्हाट दे आर डूइंग, इन फैक्ट मोर। तो सवाल ये उठता है, व्हाट दे हैव टू बी कॉशियस अबाउट। देखिए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए सबसे ज्यादा कॉशन जो बाकी देशों ने दिखाया है, जो भारत ने भी दिखाया है, एशिया के कई देशों ने दिखाया है, वो है कि हमें अपने इन्फ्लेशन रेट्स को चेक में रखना है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई को चेक में रखना है। कई देशों में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, जिसकी वजह से जो भी आपने अट्रैक्ट करा, मनी सप्लाई का फ्लो कम हो गया दुनिया में, क्योंकि सारा पैसा फेड बैंक्स के पास आ गया। ये सेम चीज जो है ये एशियन इकोनॉमीज और भारतीय इकोनॉमी ने भी अप्लाई करी है। IMF has warned that central banks need to remain alert. इनको सतर्क रहना पड़ेगा even as inflation is moving in the right direction, but core inflation is still running above the target. जो core inflation है वो अभी भी टारगेट के ऊपर चल रहा है। तो एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा जाता है फूड और फ्यूल आइटम्स के बगैर। खाने पीने के और एनर्जी के आइटम्स निकाल दीजिए, बाकी सारे आइटम्स के साथ कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। तो कोर इन्फ्लेशन में ज्यादा जो टर्बुलेंस ना दिखे, इस वजह से कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यदि कोर इन्फ्लेशन टारगेट से ज्यादा है, इसका मतलब आपके देश में इन्फ्लेशन जेन्युइनली ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। सो वी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिटर्न टू सेंट्रल बैंक टारगेट्स समटाइम नेक्स्ट ईयर अमिड एन ईजिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड कमोडिटी हेडविंड्स, ऐसा IMF का कहना है। तो सेंट्रल बैंक्स ने, एशिया के सेंट्रल बैंक्स में स्पेसिफिकली अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके एज दे टैकल अबव टारगेट इन्फ्लेशन। हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है उसमें रेपो रेट बढ़ाया गया है। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएंगे कि रेपो रेट कितने से बढ़ाया गया है और अब प्रेजेंट बेसिस पे किस चीज पे ऑपरेट कर रहा है। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प्ड एशियन करेंसीज रीबाउंड करी है। अब करेंसी उतनी वीक नहीं हो रही है, विद मोस्ट इरेजिंग अबाउट हाफ ऑफ लास्ट ईयर्स लॉसेस, व्हिच has eased pressure on domestic prices। मतलब इन्फ्लेशन को आप चेक में, कंट्रोल में रख रहे हो और इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल में लेकर आए हो। ये सारी चीजों से हमें सतर्क रहना है, इन्फ्लेशन से सतर्क रहना है, बाकी सब चंगा सी, आप उस चीज की चिंता ना करें। भारत का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया की ग्रोथ में अगर 15% से ज्यादा है और जीडीपी में भारत और चीन का कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है, तो आप सोच के देखिए हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इमेज होगी भारत में कि हमने अर्थव्यवस्था को उस टाइम पे बचाया या उस टाइम पे कंट्रीब्यूट करा। और मान लीजिए ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है जब पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से
नीचे आ गई थी, पूरी दुनिया फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसी तरीके से मैं आपके साथ सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूंगा। जितने जीएस फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं और 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे बैच स्टडी आईक्यू की टीम लेकर आई है। और इन बैचेस को सब्सक्राइब करने से आपको सारे फीचर्स मिलेंगे एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। एक ही कोड यूज करना है, वो है सांघी लाइव, एंड यू विल गेट दिस कोर्स एट 19,000 ओनली। और ये जो पीडीएफ्स है ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।